जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू चौपाल। मैं हूं आशुतोष कुमार और आज हमारे साथ जुड़े हैं विनोद कश्यप, सुजीत कुमार और प्रमोद कश्यप। आज हम सभी स्टूडेंट से जुड़ी कई सारी बातों पे बात करेंगे। उनकी समस्याओं पे बात करेंगे। उनसे रिलेटेड कई सारे प्रश्नों के उत्तर पे बात करेंगे। पुराने कुछ पॉलिसी हैं उन पे भी बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। और सोसाइटी में भी जो एजुकेशन इम्पैक्ट डालती है उन सभी समस्याओं पे भी बात करेंगे, उन सारी मुद्दों पे बात करेंगे। खैर, मुद्दे बहुत सारे हैं तो बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले विनोद जी, आप ये पहले तो ये बताइए कि क्यों आजकल हम सभी एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। इतना बड़ा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है, लोगों के लिए कि एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं, कमी दिखाते हैं। आपको भी लगता है क्या कि इसमें कमी है, और है तो कौन सी ऐसी कमी है? आपका सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आपका क्वेश्चन है कि आज एजुकेशन सिस्टम जो है इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। सब लोग जो है एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की कमी को देख रहे हैं, या फिर जो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम है उसकी तुलना बाकी देशों के एजुकेशन सिस्टम से करते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरा समझ है वो हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर बताते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है और इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। देखिए, सबसे जो पहला अगर हम कमी की बात करें तो वो है कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी। यानी अभी हम अगर देखें तो जो हमारा करिकुलम अभी चल रहा है, चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है, लेकिन चूँकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। तो जो हमारा अभी करेंट एजुकेशन पॉलिसी है वो ओल्ड वाला ही है। तो हम उसको अच्छे से समझते भी है, क्योंकि जो हम लोग की एजुकेशन हुई है वो भी उसी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हुआ है। तो उसमें जो हमें जो समस्या महसूस हुआ वो ये हुआ कि जो करिकुलम हमारा तैयार किया गया है उसमें अगर हम फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक की बात करें तो उसमें जो हमारा एक्टिविटी या फिर क्रियाकलाप बुक में तो दिया गया है, ठीक है, लेकिन उस क्रियाकलाप को कभी स्कूल में किया नहीं जाता है। जो क्वालिटी चाहिए टीचर में वो नहीं है। दूसरी बात, रिसोर्सेज, क्रियाकलाप तो दे दिया गया है लेकिन उस क्रियाकलाप को करने के लिए हमारे स्कूल में रिसोर्सेज है ही नहीं, संसाधन है ही नहीं, चाहिए वो नहीं है। अच्छा, एक मिनट, हम इस पर एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी कि ये जो आप बता रहे हैं ये तो सिस्टम की कमी है, ये गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इसमें कमी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि एक तो समस्या ये लोग बता रहे हैं कि एक मतलब स्किल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, उन्हें थियोरिकल बात से पढ़ाई जा रही है। तो आप इस बात को किस हद तक समझते हैं, और सही या गलत? एक्चुअली हम धीरे धीरे उसी चीज़ पे आ रहे थे। पहले हम इस चीज़ को ये करना चाहते हैं क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी ये नहीं है कि पूरा पूरा खराब है। कहीं ना कहीं जो हमारा पॉलिसी बनाया गया है वो उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, समस्या यहाँ पे आता है, हम कोई चीज़ थ्योरी पे बना दे कि हाँ ये चीज़ पेपर पे कर दे कि हाँ इस तरह की चीज़ होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ हो नहीं पाता है। तो ये कहाँ कमी है पहले हम इससे बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि पॉलिसी में कहाँ कमी हुई। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं टीचर वो क्वालिटी लायक नहीं है या फिर रिसोर्सेज की कमी है। इस दोनों जो कमी है वो हमारा पॉलिसी की कमी नहीं है। पॉलिसी बनाया गया है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक तो ये बात। दूसरी बात है कि पॉलिसी में कहाँ कमी या दिक्कत है। देखिए, पॉलिसी में आप बिल्कुल सही बोले कि यहाँ पे जो नॉलेज है वो हमें कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बनाया, जैसे सपोज कीजिए हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हमें कई लगता है कि अननेसेसरी चीज है जो मतलब कोई मतलब ही नहीं है बताने का। सही बात। ठीक है, आज की जो युवा पीढ़ी है या जो हमारा यंग जनरेशन है उनको लिए कोई खास उपयोगी उस चीज़ का नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ पढ़ाया जा रहा है। एक तो उसके जगह पे जो वास्तव में ज़रूरत है स्किल बेस्ड चीज़ होना चाहिए। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो कुछ अननेसेसरी टॉपिक है उसको हटाकर कुछ दूसरे टॉपिक को जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये तो हम हिस्ट्री का एक जस्ट एग्जाम्पल दिए थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो हमें पुराने चीज़ें जिसका ज़रूरत अब के समय के अनुसार ख़त्म हो चुका है या फिर बहुत न्यूनतम हो चुका है, तो उसको हटाकर जो वास्तव में नए चीज़ें हैं, नया टेक्नोलॉजी है, उसको ऐड करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा करिकुलम है वो स्किल बेस्ड होना चाहिए। अभी तक का देखिए तो ज़्यादातर जो हमारा करिकुलम तैयार किया गया वो जो कह सकते हैं कि मोस्टली थियोरेटिकल है। ठीक है, तो उसको हम मेरा कहने का मतलब है कि
थ्योरेटिकल जरूरी है, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको जो मात्रा है उसको बढ़ाना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि 50% अगर हम थ्योरी दे रहे हैं तो 50% प्रैक्टिकल होना चाहिए और साथ साथ इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब एक बुक को पढ़ते हैं तो वो थ्योरी को कई बार वो इमेजिन नहीं कर पाते, वो चीज़ को नहीं देख पाते हैं कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन जब उसी को प्रैक्टिकल के रूप में किया जाए, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ ले कि ठीक है जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के जो मतलब कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर में रहता है। लेकिन जब इसको हम होते हुए प्रैक्टिकली में देखेंगे, उसके लिए जो 3D मॉडल का हम हेल्प ले सकते हैं, उसके बाद आज का जो टेक्नोलॉजी है उसका हेल्प ले सकते हैं। तो इस सब चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। तो इस चीज़ को शामिल किया जाना चाहिए। बेसिकली हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें नई नई टेक्नोलॉजी ऐड करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, स्किल बेस्ड नॉलेज। उनको दूसरी बढ़ावा बात, देने के लिए। एक चीज और मेरा कहना है कि जो हमारा अभी तक का जो करिकुलम तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को उस हद से जनरेट नहीं कर पाता है। बच्चा यहाँ पढ़ता है तो बस उसको ये लगता है कि हमको गवर्नमेंट या फिर सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, ठीक है। लेकिन वो जो नॉलेज ले रहा है उसके बेसिस पे कोई स्टार्टअप नहीं कर पा रहा है, कोई नया काम शुरू नहीं कर पा रहा है, उसके दम पे वो कोई कह सकते बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो हमारा ऐसा मतलब करिकुलम होना चाहिए कि बच्चा अगर पढ़े तो उसका रियल लाइफ में कोई यूज होना चाहिए। जस्ट इसलिए ना पढ़े कि हाँ हम इस चीज़ को पढ़े और फिर हम एक एग्ज़ाम को लिखते हैं और बस उसका मतलब उतने भर कि उस एग्ज़ाम को हम पास कर जाए। नॉलेज का कभी भी इतना छोटा मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये चीज़ को भी थोड़ा सा अभी के जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ऐड करना चाहिए। तो सुजीत जी, आप इस पे क्या अपना राय देना चाहेंगे कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इससे आप कितना आपको सही लगता है या फिर किसी तरह की कमी लग रही है? आपको भी लगता है कोई तरह के चेंज होने चाहिए? ठीक है, आप जब पढ़ाई किए थे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी कमी लगी थी अभी के हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो लग रहा है कि हमारे आगे वाले जनरेशन को ये चीज़ें इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं विनोद कुमारी से एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट रहा है, जो भी स्कूल का या प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है उसका, तो उसमें जो हमारी जो आधुनिक तकनीक है उसकी बहुत बड़ी कमी रही है। और मतलब जो शिक्षक रहे हैं उन्हें बस बच्चे जो होमवर्क दिया जाता है रट कर आ जाते हैं, बस उनसे उतना ही मतलब रहा है उनको। बच्चे कितना उस चीज़ों को मतलब ध्यान से सोचते हैं, देखते हैं, उनके दिमाग में है कि नहीं, इन सब से उनको कोई लेना देना है नहीं। मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी टीचर्स ऐसे ही होते हैं, पर मोस्टली टीचर जो है उनका मकसद यही होता है कि बच्चे को मतलब जो भी होमवर्क है उनको रटा दिया जाए, जो बात बुक में लिखी हुई है उस जी। बात को बस हाँ। दिया जाए बस। तो मेरा बस यही मतलब रिक्वेस्ट है, या ऐसे मान सकते हैं कि मेरा जो आपको मानना लगता है, है, मानना मुझे है। लगता है कि आधुनिक या हमारे जो मतलब नए नए जो तकनीक है जिनसे बच्चे काफ़ी रिलेट कर पाएँ, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी बढ़नी चाहिए। सिर्फ बुक में ही नहीं बल्कि हमारे जो मतलब टीचर्स हैं उस लायक भी होने चाहिए कि भाई प्रैक्टिकल जो है बच्चों को समझा पाएँ, ठीक है। इससे क्या हुआ कि बच्चों में जो है ना काफ़ी हद तक जो समझने की जो कैपेसिटी है या चीज़ों को समझने की जो समझ पाएंगे वो, ठीक। तो मेरा बस यही मानना है। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल प्रमोद जी, आप अपना इस पे ओपिनियन दीजिए कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इसमें आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि हमसे जो अगले जनरेशन है वो बेहतर कर पाए? क्योंकि हम सभी को अभी तक जो इतने भी पढ़ाई किए हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी आई हैं, ठीक है, जिसको अभी लगता है कि अगर ये चीज़ें सही रहती तो हम ज़्यादा बेटर कर पाते, तो अगला जनरेशन और अच्छा कर पाए। आपको क्या लगता है कौन सी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए अभी के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद हमसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे विनोद भैया भी बोले, रिसोर्सेस। अभी क्या है कि जो भी हाई स्कूल थे उसको 10+ बना दिया गया, मतलब जो भी मिडिल स्कूल थे उसको 10+ का, लेकिन उसके पास ना तो बिल्डिंग्स हैं न ही रिसोर्सेस है। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी हो गई है कि स्कूल पास हो गया बट अभी तक स्कूल ही नहीं है वहाँ पे। टीचर वहाँ पे हैं, हाँ,
अभी हम बहुत सारे स्कूल में विजिट किए हैं तो वहाँ पे टीचर है और टीचर काफ़ी वेल क्वालिफाइड टीचर भी हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, नहीं तो लाइब्रेरी है और नहीं वहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए लैब दिया गया है। बच्चे का एडमिशन है, बच्चे भी नहीं आ रहे क्योंकि उनको बैठने का भी बिल्डिंग्स नहीं है। तो पहले तो हमें वो सुविधाएं देनी चाहिए। उसके अलावा अगर हमको एजुकेशन सिस्टम को और बच्चों को उस लायक बनाना है कि वो कुछ कर सके, तो इसके लिए यहाँ पे, क्योंकि और सारे टॉपिक पर लोग बात किए हैं, मेरा यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, अगर हम बात करें बिहार के एजुकेशन सिस्टम की और अन्य के, तो वहाँ पे क्या है कि बिहार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कृषि और मजदूरी करते हैं, तो वह बच्चों पे समय नहीं दे पाते हैं और अशिक्षा भी इसमें है। तो अगर पेरेंट्स जो है वो बच्चों पर ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा वो रेगुलर बेसिस पे जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग भी होते हैं तो वहाँ पे जाए, उनके बच्चे की जो कमी है वो बताएं। उसके अलावा टीचर ही बताएंगे कि आपके बच्चे यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि पेरेंट्स जो है वो भी बच्चों को ध्यान देंगे। और कोई भी बच्चा है वो किसी स्कूल में 6 घंटा से आधे घंटा ही रहता है, उसके अलावा जो मैक्सिमम टाइम है वो घर पे स्पेंड करता है। तो इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और पेरेंट्स जो है वो बच्चों को रेगुलर बेसिस पे गाइड करें। अगर वो शिक्षित नहीं भी हैं तो भी वो कोशिश करे कि बच्चे जो है जो रूल्स है स्कूल का, यूनिफॉर्म है, वो पहन के जाएँ। तो मेरा यहाँ पेरेंट्स के लेके हैं, बाकी जो रिसोर्सेस है उन लोगों पे भी बात किया गया है और वो भी हमारे एक कंपोनेंट्स है जो हिस्सा है। अच्छा, आप पेरेंट्स की बात की, बट आप इस चीज़ को भी समझिए कि हमारा बिहार से हम सभी रिलेट करते हैं। ओके। और बिहार में मैक्सिमम जो लोग हैं वो या तो मजदूर हैं या फिर किसान हैं। वो लगातार लगे रहते हैं अपने काम में, रात में अगर वो आ रहे हैं थके हुए आते हैं, सो जाते हैं, या फिर और भी घर का काम होता है वो काम कर रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बातें सही तो है कि बच्चे पेरेंट्स को बच्चा पर ध्यान देना चाहिए, बट अगर एक लॉजिक के अकॉर्डिंग देखें तो शायद वो सक्षम है उस बात को करने में। दूसरी बात कि वो खुद उस लायक नहीं है कि उस बच्चे को पढ़ा सके। उनको लगता है कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा जानता है, उनको हम क्या सिखाएं। ठीक है, इसका भी मेरे पास आंसर है। पहली बात, जो भी पेरेंट्स मेहनत करें, वाकई भी पेरेंट्स जो है वो बच्चे के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। के लिए कर रहे हैं। तो अगर वो इतना हार्ड वर्क बच्चों के लिए कर रहे थे, क्या उनके पास यह समय नहीं है कि वो सुबह का आधा घंटा या शाम के आधा घंटा एटलीस्ट वो पूछ सके? ये नहीं कि वो 10th का क्लास के बच्चों को पढ़ाए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पेरेंट्स पूछ सकते हैं कि बउआ आज तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ, तुमको मन लगा पढ़ाई करने में, क्या तुमको कोई समस्या है? कम से कम एटलीस्ट बच्चा जो है, पेरेंट्स जो है वो बच्चा से बात तो कर सकता है ना। वो पढ़ा नहीं सकता इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन बात तो कर सकता है ना, उससे घुल मिल सकता है, ताकि एटलीस्ट बच्चे जो है वो पेरेंट्स से कनेक्टेड भी हो सके। और सिंपल चीज़, जो भी पेरेंट्स मेहनत करें वो मेहनत किसके लिए करें? अपने बच्चों के लिए। तो इतना तो समय उनके पास होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि बच्चे पढ़ाएं ही, क्योंकि मैक्सिमम जो पेरेंट्स वो क्या कहते हैं, एजुकेटेड नहीं है। तो कम से कम वो बात करें कि यूनिफॉर्म तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास कोई बुक्स चाहिए, इस तरह की। इससे क्या होगा कि बच्चा को लगेगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हमें ध्यान दे रहे हैं, वो हमें शिक्षा की ओर अग्रसित कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करें। चलिए फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल इसमें मेरा कुछ कहना हाँ, है। बस आपके पास आ रहे हैं। तो हम आपसे पहले तो ये कर रहे हैं, जैसे अभी पेरेंट्स की बात उन्होंने किया, बट अभी क्या हो रहा है कि बच्चा गार्जियन को तो ये दिखा रहा है कि चलो हम पढ़ रहे हैं। अभी जैसे कि बच्चा डिमांड कर रहा है कि हमें फ़ोन चाहिए, फ़ोन से पढ़ना है, और एक सही चीज़ है कि अभी बच्चे फ़ोन पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको देख के बच्चा पढ़ रहा है। पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं उस पर कि क्या है नहीं है। उन्हें लगता है कि हाँ बच्चा को फ़ोन दे देंगे फिर वो पढ़ेगा, और वो बच्चा गार्जियन को बता रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, बट पढ़ाई के अलावा वो कुछ और कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये पेरेंट्स को बुर्बक बना रहे हैं बच्चे? तो हम पेरेंट्स में कमी देखने के बजाय पहले हम उन स्टूडेंट्स में इस तरह की बातें कहें कि पहले तो वो सही हो, इसके प्रति सीरियस हो पहले वो। क्योंकि अभी जो हम लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ना टेक्नोलॉजी उतनी बेहतर समझ में आती है, नहीं वो एजुकेशन से उतना जुड़े हुए हैं, तो वो सही चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, सही गलत में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, और इसका फ़ायदा बच्चा उठा रहा है और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसका सबसे पहले आपको बच्चे के दिमाग को समझना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा जो होता है उसका एक नेचर होता है। क्या चीज़, अगर आप उससे कोई चीज़, अगर मान लीजिए कि कोई नया चीज़ है, ठीक है, तो उसको क्यूरियोसिटी होता है जानने का। ठीक है, तो वो आप लाख उसको मना कर दीजिए कि वो चीज़ ना इस्तेमाल करे, ना यूज करे, वो करेगा ही करेगा। ठीक, ये बच्चा का एक माइंडसेट होता है, हर बच्चा जो है। दूसरी बात, आप एक नॉर्मल ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आग जल रहा है, ठीक है, सब आप उस बच्चे को बोले कि उसमें हाथ मत डालो, लेकिन वो डालेगा। जब तक वो हाथ डालेगा और जब उसका हाथ जलेगा
तब उसको समझ में आ जाएगा कि ये आग है, इसे हाथ में अगर डालेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है, ठीक। लेकिन जब तक वो खुद से डालेगा नहीं, आप लाख माना कर दीजिए, वो बच्चा वो काम करेगा ही करेगा। लेकिन जब एक बार खुद हाथ जला लेगा, तब उसके अंदर क्या हो जाएगा कि समझ आ जाएगा कि नहीं ये आग है, इसमें अगर ऐसा काम करते तो ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें फ़ोन का, तो अगर ये फ़ोन स्मार्टफोन है, ऑब्वियसली इसकी बात है कि हर चीज़ का कुछ प्रोज और कॉन्स होता है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी है और कुछ नुकसान भी है। लेकिन आप बच्चा को सिर्फ उसके सोचिए कि बेनिफिट्स की बात बताएं और सिर्फ वो बेनिफिट्स वाला चीज़ ही देखे, वो कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चा का माइंड ऐसा होता ही नहीं है कि वो सिर्फ अच्छी चीज़ देखेगा, वो अच्छी और गलत चीज़ दोनों को देखेगा। लेकिन उसके नॉलेज को, उसके ज्ञान को इस हद तक हम लोग को विकसित करना है कि बच्चा उसका सही इस्तेमाल ज़्यादा कर सके, ठीक है ना। इसमें पेरेंट्स का भी इसमें योगदान होना चाहिए, टीचर्स का भी होना चाहिए, और बच्चा में भी होता है कि जब एक टाइम आता है जब उसको भी रियलाइज होने लगता है कि क्या गलत और क्या सही है। तो मेरा इसमें यही कहने का मतलब कि अगर बच्चा फ़ोन मांग रहा है तो देख लेना चाहिए कि हाँ बच्चा का क्या लेवल है। अगर बच्चा उस लेवल को अचीव कर लिया है तो आप उसको फ़ोन दे सकते हैं, ठीक है। वो हो सकता है कुछ समय के लिए गलत इस्तेमाल करे, लेकिन फिर वो उसका उतना समझ हो चुका होता है कि वो फिर उसका सही इस्तेमाल करने लगता है, ठीक है। और फ़ोन की दूसरी बात है, आज हम कह सकते हैं कि पढ़ाई का से जुड़ा हुआ हर चीज़ यूट्यूब पे, या जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी कह सकते हैं, यूट्यूब है या बहुत सा सोर्सेज है जहाँ पे अवेलेबल है। ई बुक के रूप में बच्चा पढ़ सकता है, वीडियो के रूप में देख सकता है, 3D मॉडल है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चा है, वो गलती करेगा, ठीक है। तो उसी गलती को हमें बड़ा नहीं होने देना है, उसको समझाना है। इसमें टीचर और पेरेंट्स दोनों का योगदान है, और बच्चे को थोड़ा सा कह सकते हैं कि समझा ही सकते हैं। हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो पेरेंट्स और टीचर मिलकर इस चीज़ को उसकी अच्छाई को बढ़ाकर और गलत चीज़ को बढ़ने से रोक सकते हैं। अच्छा, आप एक क्वेश्चन बताइए कि आपको मतलब पेरेंट्स से आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो पेरेंट्स, हम बेसिकली बात करेंगे, देखिए हम उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे जो खुद एजुकेटेड है या खुद समझदार है, क्योंकि हमें बिहार के एजुकेशन सिस्टम में उसको ज़्यादा बिल्ड करने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे और पेरेंट्स भी हैं कि एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, बहुत सारे वर्कर हैं या किसान हैं, मैक्सिमम ऐसे ही हैं। तो आप उनसे क्या लगता है कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है जिससे उनका बच्चा अच्छा कर पाए आगे फ्यूचर में, और चूँकि उनको समझ भी उतना ही आता है। अब ये भी बात को ध्यान में रखिए कि उन्हें भी ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पा रहे कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, उन्हें खुद नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब तक उनको नहीं पता होगा तब तक वो ये भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो फिर इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम बिहार जैसे स्टेट की बात करें जहाँ पे कह सकते हैं कि अधिकांश लोग जो हैं वो अशिक्षित या फिर बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो भले ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन एजुकेशन की वैल्यू को समझते हैं। एजुकेशन की वैल्यू की समझते, इस बात को क्या गारंटी के समझते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के स्कूल भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ट्यूशन भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो है कि हाँ, वो एजुकेशन की वैल्यू को समझते अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब बात रहा कि वो करना तो अच्छा चाहते हैं, उनका सोच अच्छा है, लेकिन बच्चा जो है उनका क्या कर रहा है इसको वो नहीं ट्रैक कर पाते कि बच्चा हमारा वास्तव में पढ़ रहा है या फिर गलत कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि पेरेंट्स अगर हैं तो ये इतना भी ये नहीं है कि वो नहीं समझ पाते। वो हो सकता है कि वो उसके नॉलेज को नहीं जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक टाइम में बच्चे रहे होंगे। वो बच्चा का ये व्यवहार से लग जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका संगत किस तरह के लोगों से है, ठीक है। अगर बच्चा, वास्तविक बात है कि अच्छे लोगों से है तो वो अच्छी चीज़ें सीख रहा होगा, ठीक है। बच्चा अगर उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड को देखिए, स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस को देखिए, ट्यूशन में उसकी परफॉर्मेंस को देखिए, इससे आप बहुत हद तक जान सकते हैं कि बच्चा आपका किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। अगर उसमें परफॉर्मेंस है तो आप बेसिकली बात है आपका बच्चा अच्छा कर रहा है। अगर वो स्कूल एब्सेंट कर रहा है या फिर उसकी एकेडमी काफ़ी ख़राब है, उसका गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, तो आप अपने बच्चे को समझाने की ज़रूरत है। आप उसके लिए टीचर से मिलकर इसको बात कर सकते हैं और बच्चे को समझा सकते हैं। तो इस तरह से हमको लगता है कि आप बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं कि वो बच्चा आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है। सही। हाँ, मेरा एक ये चीज़ कहना था कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज की काफ़ी बात कर रहे थे, जिसका हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हम लोग सेल की बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये जो जूनियर क्लास है उसमें हम एक एग्जांपल पढ़े थे, क्रिएटिविटी। हालांकि कभी क्लास में नहीं बताया गया, लेकिन उसमें एक एक्टिविटी दिया गया था कि माइक्रोस्कोप और सेल के बारे में बात था, ठीक है।
कि जो हमारा चिक सेल होता है, यानी जो हमारा गाल होता है अंदर का, उसकी कोशिका को हमें देखना है, ठीक है, कि वास्तव में कैसा होता है। तो उसमें बताया कि सबसे पहले हमको किसी साफ चीज़ से लेकर अपने चिक को रगड़ना है, रब करना है। उसमें क्या होता है कि चिक सेल का कुछ सेल जो होता है उसमें आ जाता है। फिर उसको जो माइक्रोस्कोप का स्लाइड होता है, ग्लास स्लाइड, उस पर रख के वास्तव में बच्चों को दिखाना है। देखिए, जब बच्चा वास्तव में उस माइक्रोस्कोप के अंदर उस सेल को रियल में देखेगा तो बच्चा वो बहुत लॉन्ग टाइम तक और बहुत मतलब इंटरेक्टिव तरीके से चीज़ को पढ़ेगा, समझेगा। लेकिन बस हम उसको रटा दें कि उसका क्या होता है कि नहीं, तो बच्चा बस रटेगा लेकिन उसकी रियल वैल्यू को नहीं समझ पाएगा, है कि नहीं, कुछ क्या होता है कैसे, वो लॉन्ग टाइम तक चीज़ को नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, फिर वह ज़्यादा सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन जब वो ये चीज़ जानेगा, जब ये खुद करके देखेगा, तो माइक्रोस्कोप कैसे काम करता, ये कैसे इतने छोटी चीज़ को इतना बड़ा दिखा दिया, वो सब चीज़ के दिमाग में लगेगा। फिर अरे ये कुछ कैसा होता है, तो फिर मतलब जैसे गाल का कुस्का का वो शेप देखेगा, अलग की कुस्का कैसा होता है, क्या सभी कुस्का सेम प्रकार का होता है, तो बहुत सा क्वेश्चन अराइज होगा उसको उस टाइम। बेसिकली बच्चा जब इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिकल करता है तो उनके दिमाग में बहुत सारी हाँ बिल्कुल, क्यूरियोसिटी वो आती है। रिसर्च की तरफ जाता है हाँ, बच्चा, रिसर्च की तरफ जाने लगता है। उसका माइंड जो होता है काफ़ी मतलब डेवलप होता है, वो कुछ समाज के लिए या किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन जब जस्ट हम रटा दे तो वो नॉलेज जो है बहुत, हम कह सकते हैं कि शिक्षा जिसलिए दिया जाता है उसका मात्र 1% शायद पूरा हो पाया है जस्ट रटा देने से। चलिए, तो ये चीज़ मेरा कहना था कि हमें प्रैक्टिकल क्यों जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिकल जरूरी है कि बच्चा को जो माइंड का विकास जो है, दिमागी विकास, सर्वांगीण विकास उसका हो सके, एक शब्द में कहे तो। चलिए, तो पहले तो हम लोग पुराने टॉपिक, पिछले टॉपिक पे आ रहे हैं कि पेरेंट्स का क्या योगदान आपको लगता है कि बच्चे के एजुकेशन को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए पेरेंट्स का कितना योगदान रहेगा। दूसरी बात, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे कि हम उन्हीं पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जो एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वो वही नहीं कुछ कर पा रहे हैं, या फिर बोलिए कि नहीं सही से अपना एजुकेशन कर पा रहे हैं जिनके पेरेंट्स एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम बड़े लेवल पे जाएं तो एक IAS अफसर का बेटा अच्छा खासा कुछ कर ही लेता है, इट मीन्स हम कहें कि वो उसके पास उतना नॉलेज हो जाता है। बट हम लोग अगर आसपास नॉलेज बोले या फिर अप्रोच बोले, Approach, हाँ। उतना रिच उनका कर होता है कि वो मैनेज भी कर लेते हैं कई बार चीज़ को, और वो अपने बच्चों के लिए जॉब वगैरह किसी न किसी बिजनेस कर किसी न लेते किसी में मैनेज कर देते हैं। बट अभी हम अपने आसपास के देखे स्टूडेंट्स को, तो वो क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल सा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अच्छा तुम 10th पास कर लो, इंटर पास कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, फिर बच्चा ये जनरल कंपटीशन में चला जा रहा है और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। तो पेरेंट्स का भी एक प्रेशर है फिलहाल अभी बच्चों को, ठीक है, क्योंकि उन्हें रियल में नहीं पता है कि जनरल कंपटीशन का क्या हाल है, और वो प्रेशर डाले जा रहे हैं बच्चे पे, नहीं तुम ये जॉब करके ही दो, हमको सरकारी जॉब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिहार में सरकारी जॉब का कुछ ज़्यादा ही है। तो आप इस तरह के पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब पे ज़्यादातर प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों को ये करने के लिए, बट उन्हें अभी इसका सिचुएशन नहीं पता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या चल रहा है, वहाँ पे कौन सी महामारी फैली हुई है। तो आप वैसे पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, यानी इस तरह के जो पेरेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर जो एजुकेशन से मतलब ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स तो मतलब उनके लिए एक ही मतलब सुझाव हो सकता है कि वो मतलब हमारे इन्वायरमेंट को समझे, हमारे आसपास के जो भी मतलब ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं उनके बच्चे क्या कर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके जैसा ही थोड़ा बने, सा पर सलाह थोड़ा ले सा जाके। उनसे प्रभावित हो, हाँ। ठीक है। उनको सबसे बड़ी ये ज़रूरत है क्योंकि उनको खुद तो समझ नहीं है ना, तो हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर उनको चलने की ज़रूरत है। और रही बात की ग्रेजुएशन करना, तो देखिए मैं तो इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ क्योंकि चूँकि जितने भी जो भी हमारे साथी संगत हैं, ठीक है, या जो भी फ्रेंड्स हैं, तो उनको एटलीस्ट तो ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए, ठीक है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, हमने ये बोला कि ग्रेजुएशन करा रहे हैं और फिर उन बच्चों को सीधे धकेल दे रहे हैं जनरल कंपटीशन। हाँ, जनरल कंपटीशन की बात, इस और बच्चा उसी को लगभग 5 साल 6 साल तक उसी का तैयारी कर रहा है, और वहाँ से दबाव आ रहा है कि आप जॉब लो जॉब लो जॉब लो, एक सरकारी जॉब लो। बट आप ये भी देखिए कि सरकारी जॉब में क्या हाल है, सीट 10,000 का निकलता है, 25 लाख 30 लाख हाँ, तो बच्चा उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो है जॉब की वैकेंसी बहुत काफ़ी लिमिटेड है, और हमारी जो पॉपुलेशन है या जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके जो काफ़ी लॉट्स ऑफ नंबर है उनका, ठीक है। तो
हमें उस पेरेंट को या उस बच्चे को या उस मतलब जो भी उनके टीचर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि हम उस तरह नहीं भागे जिस डायरेक्शन में लॉट्स ऑफ लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये जा रहे हैं। हमें उस चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा जहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। हालांकि बहुत ऐसे मतलब क्षेत्र हैं या बहुत ऐसे जो है ना जॉब्स हैं जहाँ पे लोग जहाँ पे मतलब अभी भी काफ़ी लोगों की कमी है, काफ़ी हाँ मतलब काफ़ी कैंडिडेट्स की कमी है, काफ़ी मतलब वैकेंसी बहुत है ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है, पर लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो जगह खाली पड़ा है, ठीक है। तो बच्चों या टीचर्स को हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा या उनको जानने की ज़रूरत है कि मेरा मतलब जानने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर लोग जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं उनको उधर की ओर नहीं जाना, पहली बात, ठीक है। तो मेरे बस यही सुझाव। तो आपसे हम एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि जैसे अभी मान लीजिए पेरेंट्स बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की तरफ, क्योंकि बिहार में ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब पेरेंट्स के दबाव में आके बच्चा अपना करियर बर्बाद कर रहा है, करियर के साथ साथ बोल लीजिए अपना लाइफ भी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद 5-6 साल ऐसा होता है जो आपका गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें आप अपना सारा एनर्जी दिखा पाते हो, जितना भी होता है सारा उसी टाइम पीरियड में होता है, बट उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ख़राब कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें बेकार है, बट ये भी है कि आप ऐसे जगह को पहाड़ धकेलने वाला काम कर रहे हैं जिसका आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है पेरेंट्स का। वो डाल रहे हैं, शुरू से ही उनका ख्वाहिश रहता है कि हम नहीं कुछ कर पाएँ, हम मजदूर हैं तो हमारा बेटा एक सरकारी अफसर बने, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि बच्चे को फ्री करना चाहिए कि नहीं आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का और भी आप ध्यान रखिएगा कि पेरेंट्स को डर भी है, ठीक है। अब जैसे जो मजदूरी करने वाले पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने, भले उसको देख के खुश होते हैं, क्रिकेटर को देख के खुश होते हैं कि अरे वो कितना अच्छा कर रहा है, बट वो नहीं भेजना चाहते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहला है कि जो भी पेरेंट्स है उनके पास इंफॉर्मेशंस की कमी है। हाँ, ये वो कुछ लिमिटेड जो सेक्टर्स है उसी को जानते हैं या जो फील्ड बोले, जैसे इंजीनियर बनना है बच्चों को, डॉक्टर बनना है या सरकारी जॉब कहा भी जाता सब है। में भीड़ है। इसके अलावा जो और सारे फील्ड है उसको पेरेंट्स नहीं जानते हैं। अगर बात करें कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले की बात कीजिए तो आप बोलिए कि हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, बोलेंगे ये क्या काम है। अब क्या है कि अब लोग कुछ हद तक लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें से क्या किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं, आप बोले सिंगिंग बोले, डांसिंग बोले, जो रील्स बना रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने आर्ट के ऊपर पैसा कमा रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। सेम चीज़ म्यूजिक वाले भी कमा रहे हैं। तो पहली बात है कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा गैदर करना चाहिए। इसके अभी बहुत सारे सोर्स हैं। सेम चीज़ अगर बात करें तो स्टूडेंट के भी पास क्या है कि लिमिटेड नॉलेज होता है, उसके पास भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। अगर हम 10th के बच्चों की बात करें और कहीं ना कहीं 10th के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा। हमारे पास 3 आता है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इसके बेसिस पे ही हम लोग आगे का फ्यूचर तय करते हैं। तो अभी क्या है, यूट्यूब है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ओपिनियंस देते हैं, तो उसको भी देखें और बहुत सारे फील्ड को एक्सप्लोर करने का मीन्स यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करें और अपनी रिक्वायरमेंट को देखें। एक और आपका क्वेश्चन था कि पेरेंट्स को डर भी लगा रहता है। बिल्कुल है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो दिन भर काम करते हैं, उनको 300 मजदूरी मिलता है, तो उनको इस चीज़ का डर लगा रहता है। लेकिन एक और चीज़ होता है कि वो अपने बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि उनका अभी तक का जो है क्या रिकॉर्ड रहा, क्या जो वो पैसा खर्च कर रहे हैं क्या उनके बच्चे उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम खुद की बात करें तो 10th के बाद हमने खुद डिसाइड किया कि हमको साइंस लेना है। मेरे पेरेंट्स नहीं बोले कि हाँ तुमको साइंस है किसी अन्य फील्ड में, क्योंकि उनको लगा कि अभी तक का इसका जो ट्रैक था, रिकॉर्ड था, वो अच्छा था, तो आगे चल के भी अच्छा रहेगा। लेकिन जो बच्चा 10th में अच्छा नहीं परफॉर्मेंस किया वो बोलेगा कि हमको कोटा जाना है, क्या किसको पेरेंट्स दे पाएंगे, पैसा नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स जो है वो अपना भरोसा या पैसा तभी खर्च करते हैं जब वो देखते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो डेडिकेटली उस काम को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा जो क्वेश्चन था कि बच्चे और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2-3 फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ले जाने और बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको वह काम पसंद आ रहा है
तो वह बिना थके हुए करने का मतलब कि उनको कोई बोले या नहीं बोले वो उस काम को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है किसी बच्चा को वीडियो बनाना अच्छा लगता है, उसको कोई नहीं भी कहेगा कि हमको वीडियो बनाना है, वो अपना काम करेगा। लेकिन किसी को पढ़ाई में नहीं मन कर रहा है तो देखेगा कि पेरेंट्स आने वाले हैं तो वो बिना किसी किए जाके कॉपी लेके बैठ जाएगा, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा, लेकिन पेरेंट्स को दिखाने के लिए, धोखा देने के लिए वो ऐसा काम करेगा। तो यहाँ पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जो बच्चों का मन कर रहा है उसी के हिसाब से वो पढ़ाई दे, और वो अपने बच्चा को भी है कि वो रिसोर्सेस भी देखें। एक मजदूर का बेटा कभी मेडिकल की पढ़ाई नहीं करवा सकता क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है सरकारी जॉब का। तो अगर किसी बच्चा को सरकारी जॉब के अलावा भी कुछ करना है लेकिन वह फाइनेंशियली वेल नहीं है तो वह क्या करे, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करे या सरकारी जॉब में भी काम करके वो पहले फाइनेंशियली वेल हो जाए, उसके बाद उसको अगर बिजनेस करने का मन है तो बिजनेस करे, क्योंकि बिना पैसा के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो यह होगा कि एक सजेशन होगा कि पहले आप अपने खुद से अर्निंग कर लीजिए और उसके अलावा आपको कोई नया स्किल भी सीखना है तो उसको आप सीखिए। तो मेरा यहाँ पे यही होगा कि बच्चों को जो सपना है वो अपने फैमिली कंडीशन और रिसोर्सेस के अनुसार ही देखना चाहिए। ठीक। अच्छा, अभी हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़, आज से कुछ दिन पहले हमने मतलब हम बस एक टॉपिक रख रहे हैं, आप लोग अपना ओपिनियन उस पर दीजिएगा कि हमारे मतलब कानों तक एक बात पहुंचा था कि एक पेरेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि बच्चा को जब हम पढ़ा देते हैं, हमारे बिहार की घटना है चूँकि गाँव की बात है, कि पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है, पढ़ने के बाद अच्छा जब कर लेता है तो माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, अलग चला जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को ये सब पढ़ा ही नहीं। तो आपको क्या लगता है ये बात कितना हद तक सही है? क्योंकि हमको बहुत ही बकवास बात लगाई ये। नहीं देखिए, क्योंकि इस पर हम सबका ओपिनियन जानेंगे, क्योंकि इस पर हम अपना भी ओपिनियन रखना चाहेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग से एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे। चलिए विनोद जी आप बताइए। देखिए, अगर हम इस तरह की कंडीशन की बात करें जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है, और जब बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है या कहें कि एक अच्छा जॉब में चला जाता है, अच्छा अर्निंग करने लगता है, तो ज़्यादातर ये केस तब दिखा गया जब बच्चा विदेश में सेटल होता है, तब वो अपने फैमिली को छोड़ देता है और फिर खुद अकेला या अपनी वाइफ के साथ या फिर बच्चों के साथ वो विदेश में सेटल हो जाता है और अंत में पेरेंट्स के पास पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं बचता है। विदेश में सेटल कर जाता है, इसके अलावा और भी ऐसे बच्चे हैं जो जिसे बाहर में लगातार रह रहे हैं, ठीक है, बट पेरेंट्स को गांव में छोड़े हुए या फिर अकेले हैं, वो मतलब अच्छा खासा कर रहा है। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि जैसे किसी का पेरेंट्स बच्चे जो हैं बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है, बट पेरेंट्स को छोड़े हुए उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अभी तक बुढ़ापा में किसी तरह खाना खा रहे हैं, मतलब ये इस तरह के हालात की बात करें। सिर्फ विदेश में सेटल है वैसे बच्चों की ही बात नहीं कर रहे। हाँ, मेरा ये कहना था कि ज़्यादातर जो केस होता है पेरेंट्स को छोड़ने वाला, अभी देखते हैं हमारे गांव की अगर बात करें तो गांव में देखते हैं मजदूरी करते हैं लेकिन वो अपने माता पिता को साथ रखते हैं, बट ठीक है ना, उतना ही मजदूरी में 2 रुपया वो खाते हैं तो साथ में उसी में 2 रुपया में भी कमाते हैं तो उतना ही में वो अपने माता पिता को साथ में रखते हैं, ठीक है। तो गांव में तो वैसा नहीं होता है। तो हम वही बात करें कि ज़्यादातर ये केस होता कब है। देखिए, इसका सबसे बड़ा अगर हम कारण देखें तो ये होता है कि बच्चा को बहुत अर्ली ही अपने से अलग कर देना। कई बार क्या होता है, बच्चे को पेरेंट्स को ये लगता है कि हम बच्चा को बहुत शुरू से ही हॉस्टल लाइफ दे दे, ठीक है ना, हॉस्टल में रख दे। तो उस टाइम क्या होता है, बच्चा जो है अपनी माता पिता के स्ट्रगल को वो कभी देख ही नहीं पाता है कि मेरे माता पिता कितना मेहनत करके, कितना स्ट्रगल करके ये पैसा हमको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। बस वो तो क्या है, वो तो हॉस्टल में उसको पैसा आ रहा है, वो कभी माता पिता के वो दुख को देख नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ कभी उनके लिए वो भावना होता नहीं कि हम भी अपने माता पिता के लिए कुछ करें। उनको ये लगता है कि माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा कर रहे हैं, बस ये समझते हैं, ठीक है, कि वो तो अगर मेरे माता पिता है तो वो नहीं देंगे तो कौन देगा, ठीक, एक अधिकार की तरह। लेकिन वो कभी वो जो किस कष्ट से वो पैसा दे रहे हैं वो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि वो माता पिता के प्रति जो लगाव होता है वो भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बच्चा तो हमेशा माँ से दूर, पिता से दूर रहा, तो वो जो प्यार, जो प्रेम जो होता है माता पिता का वो भी उसको नहीं मिल पाता है। तो बच्चा कभी माता पिता से उतना क्लोज हो ही नहीं पाता है, कभी उतना नज़दीक हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इस वजह से उनको माता पिता भी बाकी लोग जैसे ही लगते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा नज़दीकी नहीं हो पाता, ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाता है। इसलिए जब वो ग्रो कर जाता है, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, तब वो माता पिता उस प्रायोरिटी में होते ही नहीं कि उनके लिए भी कुछ करना है। कारण क्या है? कारण वही है क्योंकि उनको माता पिता से कभी उतना लगाव हो ही नहीं पाया। और वो समझे भी तो क्या समझे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो विदेश से रहते हैं और कुछ अमाउंट जो है अपने घर पे भेजते रहते हैं। लेकिन कारण यही है
कि एक तो अर्ली आप बच्चे को अपने बहुत पहले ही बहुत समय से पहले आप बच्चे को अलग कर रहे हैं खुद से। जो बच्चा वो ना आपके स्ट्रगल को देख पाया, ना आपके जो प्यार और प्रेम होता है उसको देख पाया। ठीक है, तो इसका एक ये भी कारण है। इसमें जैसे एक बाद में जैसे एक पूरा बात ये था कि बच्चा ऐसा कर रहा है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत बहुत है। गलत है कि आपको अगर अपने लेकिन parents बच्चा को ये गलत नहीं लग रहा है। हाँ, बस बच्चे उसको रियलाइज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रियलाइज हो रहा है, उसी का कारण हम बताएं कि बच्चों के रियलाइज तब होगा, बस वो चीज अपने माता पिता को दुख को वो देखेगा, लेकिन वो तो देखता नहीं है। हाँ, मतलब इसमें एक और बात ये भी था कि वो तो गलत कर रहा है, ये बात को हम सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उनका कहना ये था कि इसलिए बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये बातें कर रहा है, ये तो नहीं, ये गलत है। ये गलत बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो भी आज वो पढ़ के छोड़ रहा है, कल बिना पढ़े हुए बिना पढ़े छोड़ेगा। भी छोड़ दो, क्योंकि उसमें भी ऐसा नहीं कह सकते इसमें क्या है कि बिना पढ़े बच्चे भी आपको साथ में रखा आपको करें। अपने बच्चे को आप वो संस्कार भी डेवलप करना है, इस पर भी फोकस करना है। आपको बच्चे को प्यार भी दिखाना है, आपको बच्चों को अपनी दुख भी दिखाना है कि आप हाँ। किस दुख से उसको पैसा दे रहे हैं, तब जाके कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाए। हाँ, कई बार बच्चों को एहसास होता है, लेकिन जब वही बच्चा जब खुद पेरेंट्स बनता है, जब उनके बच्चे उनके साथ करते तब उनको एहसास होता है, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। ठीक है, तो उससे पहले आप अपने दुख को अपने बच्चों से शेयर करें, पता चलना चाहिए कि हाँ पैसा आप कहाँ से लाके दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब बच्चा को जरूरत हो आपके प्यार की तब उसको वो मिलना चाहिए, तब जाके वो आपके नजदीक आ पाएगा और तब आपको उससे लगाव रहेगा। तब वो आपको छोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा कि हाँ माँ ने मेरे लिए ये किया है, चाहे इतना दुख, तब वो आपके दुख को वो समझेगा। जब आप उसके दुख में क्या किए, डॉक्टर को यहाँ भेज तो दिए, पैसा दिए, लेकिन कभी आप जाके उसके दुख को समझे नहीं समझे। वहाँ तो हॉस्टल के जो वार्डन है उसके प्रति कहीं ना कहीं उससे आपसे ज़्यादा लगाव उसको होगा। ठीक है, तो आप अवॉइड करें कि बच्चों को हाँ जरूरत बहुत ज़्यादा लगता है तब हॉस्टल में भेजे, बहुत अर्ली में ना भेजे, है कि नहीं। और दूसरी बात, बच्चों के साथ हमेशा नज़दीकी कनेक्ट होने की जरूरत बिल्कुल। है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि हाँ अगर बच्चे आज सारे बच्चे वैसे हो जाएंगे तो मतलब पढ़ लिखे तो हमारे बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहिए, तब तो आपका दुर्दशा होगा। अब तो फिर है कि आप ये तो कहलाएंगे कि हाँ उसका माता पिता जो है पढ़ाएं, लेकिन तब आपके पास दोनों दोष होगा, ना आपका बच्चा केयर करने वाला होगा, दूसरा बच्चा पे ब्लेम भी करेगा कि हाँ उसके देखिए मम्मी पापा ने ऐसा किया तो उसके ये पेरेंट्स इतना अच्छा थे, वो पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे। सही बात। ये हमारे साथ और ज्यादा ये गलत हो जाएंगे, मतलब पेरेंट्स ही उसमें ज्यादा गलत हो जाएंगे। तो नहीं ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है उनके आपके द्वारा दिए गए संस्कार पे निर्भर करता है। निर्भर बिल्कुल। करता है। चलिए सुजीत जी, आप पे आते हैं, तो आप इस बात से कितना एग्री करते हैं और आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अगर पेरेंट अगर ऐसे कहते हैं कि नहीं बच्चा अगर हमें छोड़ देगा तो इस डर से उनको नहीं पढ़ाए तो गलत बात है। ठीक है, मैं विनोद कुमारी से बहुत एग्री करता हूँ क्योंकि उन्होंने मैं जो कहने वाला बात था वो सारा बात इन्होंने कह दिया, तो मुझे कहने के लिए कुछ बचा नहीं, तो मैं पूरा टोटली एग्री। कोई बात नहीं, आपके लिए हमारे पास है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, तो वो पेरेंट्स को मैक्सिमम केस में ऐसा देखा गया कि वही मतलब स्टूडेंट्स या वही बच्चे छोड़ रहे हैं जो एजुकेटेड है, क्योंकि वो बाहर जाना पड़ रहा है, एक मजबूरी भी है इनका, है ना। अब रीजन है कि आपने ही उन बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, तो आपसे पहले से वो अलग है। दूसरी बात, आप ये भी कह रहे हैं कि भाई आप आपके पीछे इतना हमने खर्च किया है तो आप हमें अर्निंग करके भी दो, तो अब वो बच्चे बाहर जाके ही कमाएंगे, क्योंकि हमारे बिहार में तो अवेलेबल नहीं है उतना जगह। अब मान लीजिए हम पढ़ के आ रहे हैं, यही आप लोग ही डॉक्टर बन के आ रहे हैं, कोई इंजीनियर बन के आ रहे हैं, गाँव में क्या ही कर लीजिएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो आप खुद बाहर जाइएगा, ठीक है, और आप जब बाहर लगेगा आप अपने काम में व्यस्त होइएगा, क्योंकि आप जब भी एक प्राइवेट एम्प्लॉय बनते हैं तो आप लगातार 24 घंटा व्यस्त होते हैं, आपके लिए आपके पास खुद टाइम नहीं होता, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कैसे निकालेंगे। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखने की जरूरत है ना। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसमें आप क्या कह सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि इस पर क्या कह सकते हैं आप। जी बिल्कुल। देखिए, तो अगर ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे बच्चे को माता पिता से दूर जाना होता है, तो मैं तो वहाँ पे एक ही सजेशन दूंगा कि जहाँ तक हो सके, ठीक है, मतलब काफ़ी क्लोज रहे अपने पेरेंट्स के, है ना, मतलब समय समय पे आते जाते रहें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है उनके लिए ट्रैवल करना, तो ये हो सकता है कि अपने पेरेंट्स जो हैं उनको साथ ले जाए, वहाँ पे रखे, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि उनको मतलब पेरेंट्स से दूर होने की कमी भी महसूस नहीं होगी। तो मेरा तो यही एक ऑप्शन बचता है। आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो देखिए हमको भी लग रहा है कि इससे रिलेटेड काफी सारा बात हो गया, बट हम इसमें आपका ओपिनियन जानेंगे और इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे। पहले तो आप अपना ओपिनियन रखिए इस पर। अगर इसका एक सेंटेंस में दे तो बच्चों को अपने माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाता है। मेन रीजन तो यही है, मेन रीजन यही है। रीजन यही है। और इसको और कैसे खत्म कर सकते हैं,
तो सबसे पहली बात कि पेरेंट्स को जो सपना देखते हैं अपने बच्चों के प्रति, वो पहले तय करना होगा। अगर बच्चा को किसान बनाना है तो वो आपके आसपास रहेगा, आपकी देखभाल करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चा एक इंजीनियर बनेगा, तो क्या उसका स्कोप है कि वो गांव में रह के करे? और एक और चीज़ है कि मान लीजिए कोई विदेश में जा रहा है, तो वो इतना ज़्यादा कमा भी नहीं सकता है कि वो अपने पूरे फैमिली को ले जाके वहाँ पे सेटल कर सके। ये भी एक कंडीशन है। मान लेते हैं कोई लड़का दिल्ली में जाके 30,000 का महीना कमा रहा है, तो वह इतना भी कैपेबल नहीं है कि वह क्या कर सके, पूरे फैमिली को ले जा सके। तो उसकी भी मजबूरी है कि वो अकेले जाकर वहाँ पे काम करेगा। और अगर वो शादी करता है, मान लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बच्चा है कोई, वो शादी करेगा, तो फिक्स है कि वो कहीं ना कहीं शादी करेगा तो वो अपने ही लेवल के या हो सकता है कोई इंजीनियरिंग हमें लगता है कि वो करना भी चाहिए, क्योंकि विचार मिलते हैं। Mindset- नहीं तो जैसे हो जाता है ना कि आपका अगर कोई इंजीनियर है, उसको गांव के किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करा दो जिसके कोई बात ही मैच नहीं कर रहा है ना, हाँ। उसकी बात वो नहीं समझ पा रहा, उसकी बात वो नहीं समझ पा रहा, फिर जिंदगी भर पूरा लड़ाई, दोनों का प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये ऐसा होना भी सही लगता है। हाँ, तो वो शादी करेगा कहीं ना कहीं एक इंजीनियर से शादी करेगी या करेगा, दोनों क्या कर रहे हैं, बाहर काम करें। और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो लड़का लड़की वो साथ में ही रहे, दोनों का पोस्टिंग अगर अलग हो गया तो सेम चीज गवर्नमेंट जॉब में भी है। हाँ, same। अगर लड़का लड़की भी है तो बहुत लो पॉसिबिलिटी है कि दोनों को जो सेम डिस्ट्रिक्ट मिले या फिर जो साथ में काम कर सके। तो यह तो जो है पेरेंट्स को पहले सोचना होगा कि हमको बच्चा को अपने साथ रखना है या नहीं। इसके अलावा अगर बच्चे अलग भी रह रहे हैं लेकिन उनको माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव है, तो वह माता पिता को देखने आएंगे और उनको सिर्फ पैसा नहीं भेजेंगे। जैसा कि भैया बोले कि बच्चों को हम पहले से ही हॉस्टल भेज देते हैं और उसको बैंक की तरह क्या करें, एक अमाउंट भेज रहे हैं, 10,000 5,000 जो भी है। तो बच्चा भी क्या करता है कि हमको पैसा आ रहा है, हम भी क्या करते हैं जब हम अर्निंग करने लगते हैं तो उनको भी 5,000 वो भेज देते हैं, हम उनको कुछ इंटरेस्ट जोड़ के उनको 10,000 रुपया भेज रहे हैं पर मंथ। उनको जुड़ाव तो है ही नहीं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों से बात करें और कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को भी बच्चों को बताएं। और बच्चे तो ये नहीं कि हमेशा वो हॉस्टल में ही रहेंगे, जब बच्चे आए तो बच्चों जो है उनका टाइम दे। अगर उनका खेत है तो खेत में दिखाए खेत में काम कैसे हो रहा है, एक जो अनाज होता है वो कैसे उपजता है, मजदूर कैसे काम करते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, हर चीज़ को वह समझेगा और देखेगा। अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे कॉलेज लाइफ में, तो उनके जो पेरेंट्स, अभी हम लोग को वेकेशन मिला था 2 महीना का, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने घर पे नहीं गए, वो किसी होटल में रह रहे हैं या अपने जो कॉलेज है उसके पीजी में रह रहे हैं। तो अभी उनके पास 2 महीने का टाइम था, वो अपने गाँव जाते, चीज़ों को देखते समझते, लेकिन उनके पेरेंट्स बुलाए नहीं। तो वह क्या कर रहा है, अभी भी यही समझ रहा है बच्चा कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो वह क्या करेगा, अगर पेरेंट्स बीमार है तो उनको एक नर्स रख देगा, हाँ। वो खुद जाके नहीं करेगा। तो यही होता है कि माता पिता और बच्चों में जुड़ाव होना चाहिए और वो इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। आज एक दोस्ती भी होता है, तो आज आपके दोस्त को कुछ हो जाता है, आप क्यों जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो आपके बैड और गुड समय में आपके साथ था। सेम चीज़ अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों की सारी बातें बताएंगे तो जो समस्या है वो उत्पन्न नहीं होगी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें एक और बात है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ये बोले कि बच्चा भी चाह रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे, बिल्कुल। अब पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ लेकिन रहे। उसका बस सैलरी, सिचुएशन ऐसा है कि हाँ। वो बच्चा बाहर रह रहा है, ठीक बाहर है? रह रहा है, ठीक और है। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि गाँव के लेवल के ही लोगों की बात कर रहे हैं, तो गाँव के जो पेरेंट्स है वो बाहर रहना नहीं चाहते, कहते हैं वहाँ पे मेरा दम घुटता है, हाँ, हमें ये भी समाज के है, साथ जुड़ के reality रहना है। ये भी है। तो आप खुद नहीं जाना चाह रहे, बच्चा यहाँ आ नहीं सकता है क्योंकि फिर वो काम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, फिर आप आप उस- कहिएगा कि आपको हम आपके पीछे इतना खर्च किया, आप क्या बिल्कुल। किए, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं प्रॉब्लम बन गया है अभी के समय में, क्योंकि अभी हम अपने गांव में भी देखे हैं कि क्या है कि बच्चा अच्छा खासा बाहर में कर रहा है और उनके पेरेंट्स यहाँ पे खाने के लिए भी नहीं सही से कर रहे, क्योंकि उस उम्र में खुद खाना बनाना, खुद अपना ध्यान रखना एक बहुत बड़ी कठिनाई है। देखिए यही इस पे ये भी हमें लगता है कि भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम सभी को एक विचार अपना रखने की जरूरत है, इस तरह का सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। देखिए इसका सॉल्यूशन तो यही होगा, हम पहले ही बोले थे कि आपको बच्चा को कहाँ रखना है आपको पहले तय करना होगा। हाँ, बट ऐसा ये बात फिक्स है कि मान लीजिए ये बात हम मानते हैं, आपसे एग्री कर रहे हैं कि कहाँ रखना है, हमें पता है कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, ठीक है, हाँ, तो या फिर बोलिए साइंटिस्ट बनाना है। अब रिसर्च करने के लिए वो बाहर ही रहेंगे, बाहर ही रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ नहीं रहेंगे। बट ये भी चीज समझिए कि हमारा ये चीज है, बट हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगा। देखिए हर समस्या का समाधान हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी बोल लेते हैं कि कुछ समस्या जो है वो विचार के, जैसे मान लेते हैं हम सोचे कि सिगरेट भी पिए और हमें कैंसर भी नहीं हो या उससे जो संबंधित बीमारी है वो भी नहीं हो, ये संभव है नहीं। हाँ, उसको कुछ कम किया जा सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे बोले कि बच्चों को वेकेशन मिल रहा है तो वो यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करें,
उसके अलावा खाना बनाने की आप बात बोले तो एक मेड रख दे अगर इतना अर्निंग कर रहा है तो, या अगर उसके पास उतना ज़्यादा इनकम है तो खुद बच्चों को अपने पेरेंट्स को बुला ले वहाँ पे। लेकिन अगर पेरेंट्स को बुला रहा है बच्चा, हाँ। वो पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, तो पेरेंट्स की भी कमी है ना कि वो उस सिचुएशन में ढलना नहीं चाह रहे हैं। हाँ। वो ना तो वहाँ जाना चाह रहे हैं और यहाँ पे उनको समस्याएं हो रही है, तो फिर सब चीज़ तो मेंटेन नहीं हो सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा ना। और यहाँ पे है, अगर यहाँ पे मेड की सुविधाएं हैं तो पेरेंट्स को एक मेड दे दिया जाए अगर वो असमर्थ है तो। लेकिन उसके अलावा ये भी है कि मान लेते हैं गांव में होता है कि आसपास के पड़ोस, अगर आज आप चल जाएंगे तो पड़ोसी वाले क्या बोलेंगे कि नया नया धन हुआ है तो सब जा रहा है, तो आप चाह रहे कि नहीं हमको घर भी रहना है और हमको ये शो करना है कि मेरा बच्चा पैसा नहीं कमा रहे। ये भी सोच होता है जो हमारे गाँव के लोग होते बोलते कि नहीं मेरा बच्चा पैसा नहीं कमा रहा है, तो हम वहाँ पर जाएंगे कैसे। तो आप सब चीज़ को देखिएगा तो सब चीज़ को मैनेज करना संभव नहीं है। इसके अलावा अगर भैया का कोई ओपिनियन है तो वो भी अपना दे सकते हैं। एक बार आप फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। देखिए जैसे हम ये हमारा पहला तो अभी जस्ट क्वेश्चन पूछो, ठीक है। ये हमारा भी क्वेश्चन था कि पेरेंट्स क्या है कि बच्चे बुला भी रहे पेरेंट्स को, है ना, बट पेरेंट्स जाना नहीं चाह रहे क्योंकि वो समाज से जुड़ के रहना चाहते हैं। दूसरी बात कि बच्चा यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि रिसोर्सेज वैसा नहीं है जो यहाँ पे वो आके अर्निंग करे या फिर अपना काम करे सही से। अगर काम नहीं करेगा तो फिर आपके पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो पेरेंट्स ये कहेंगे कि आपके पीछे हम खर्च किए, आप क्या किए, है ना। देखिए यहाँ दो सिनारियो हो सकता है। पहला तो ये कि अगर बात हेल्थ से रिलेटेड है कि चलो मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब है, ठीक है, उस केस में चाहे बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या एक मजदूरी ही कर रहा है, उस केस में बच्चा को आना चाहिए, ठीक है। हेल्थ की बात करें, अगर तबीयत खराब है ज़्यादा, वो सक्षम नहीं है, उस केस में आना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पेरेंट्स माता पिता से बढ़ के हो सकता है, ठीक है। काम को हम हो सकता है वो उस कंपनी में ना मिले, किसी और कंपनी में ढूंढ लेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक तो है कि ये केस में कि अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें पहले अपने पेरेंट्स को प्राथमिकता देना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब बात करते हैं जनरल केस की कि सब कुछ ठीक है लेकिन बस ऐसे ही जिंदगी की बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है। बच्चे को मतलब पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत होती है क्योंकि पेरेंट्स जिस जैसे बच्चा का ध्यान रखने की जरूरत है स्टार्टिंग में होता है, लास्ट टाइम में बच्चा का जिम्मेदारी होता है अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने की। उस तरह की समस्या की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें तो हमको लगता है कि ज़्यादातर समस्या ये उत्पन्न होता ही नहीं है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज़ को समझ रहे होते हैं। तो पेरेंट्स का ये एक नेचर होता है कि दुख हम अपना पे कर ले, हम बच्चों पे दुख आने नहीं दें, ठीक है। तो पेरेंट्स खुद बच्चों को ये नहीं बोलते हैं कि हाँ तुम अपना कमाई या तुम अपना जॉब छोड़ के तुम यहाँ पे आओ। मुझे जो लगता है कि पेरेंट्स का वो नेचर होता ही नहीं है कि हम अपना चीज़ बच्चों पे डालें, है कि नहीं। वो खुद कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वो ये भी जान रहे होते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि वो उस कॉस्ट को ना कर पाए, है कि नहीं, क्योंकि अब ओबियसली बात है शहर की लिविंग कॉस्ट हाई होगी, है कि नहीं। दूसरी बात पेरेंट्स भी जो होते हैं वो अगर हमारे गांव के रहने वाले हैं तो वो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, शहरी जीवन है सो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इतना एडजस्ट कर लेते हैं मेरे हिसाब से पेरेंट्स की। ये समस्या हमको लगता है ज़्यादातर केस में उत्पन्न नहीं होता है कि बच्चों को जनरल केस में वहाँ से काम छोड़कर आना पड़े। ऐसा बहुत हमको कम लगता है कि ऐसा केस आता होगा। तो इस टॉपिक को पहले हम तो कंक्लूड करना चाहेंगे, इस टॉपिक को आगे की बात तो रहेंगी कि देखिए समस्या तो होंगी क्योंकि आप ये समझिए कि अगर अगले स्टेप पे जाना है तो पिछले स्टेप को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये सोचना कि हम बच्चे को पढ़ाएं ही नहीं, वो हमें छोड़ के लास्ट टाइम में चले जाएंगे, तो फिर सेल्फिश की बात हो जाएगी, तब फिर आप पूजनीय नहीं रहेंगे, ठीक है। पेरेंट्स पूजनीय इसलिए होते हैं क्योंकि वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये बातें नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बातें आई हमको बहुत खराब इसलिए लगा क्योंकि पेरेंट्स ऐसी बातें क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बच्चा करता है मानते हैं, बच्चा कर सकता है, बट पेरेंट्स ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ बच्चों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माता पिता के प्रति वो उनकी दुख को, उनकी सैक्रिफाइस को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात कि ये ज़्यादातर एजुकेटेड बच्चे के साथ ही इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि वो माँ बाप को लास्ट टाइम में छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन यही है कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है हम लोग उसमें ढल रहे हैं, आपको भी लास्ट टाइम में या तो गांव छोड़ के आप चले जाइए वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बच्चा अगर आपके पास लास्ट टाइम में आ जाता है रिटर्न तो फिर आपने उतना सेक्रीफाइस किया उसका कोई फायदा रहेगा नहीं, है ना। तो आपको भी लास्ट टाइम में अपने बच्चे के साथ जाइए, वहाँ पे रहिए, उनके साथ टाइम बिताइए क्योंकि वहाँ पे भी आपके नए जनरेशन के बच्चे आएंगे तो वो भी मिस करते हैं अपने दादा दादी को, है ना। तो लास्ट टाइम में चीज़ वहीं से वो अपने दादा दादी को देखेंगे नहीं, उनकी चीज़ को उनकी भावनात्मक लगाव नहीं होगा। दूसरी बात तो वो बच्चा भी उसका भी जो डेवलपमेंट होगा उसी तरह होगा, उसी तरह का होता है। और दूसरी बात कि जब आप उनके साथ जुड़ते हैं ना उन बच्चों के साथ तो वो
अपने रियलिटी को समझ पाते हैं, बेसिकली अपने कल्चर को समझ पाते हैं, क्योंकि दादा दादी ही एक ऐसे होते हैं जो बच्चे को कल्चर के बारे में बताते हैं कि हमारा कल्चर ये था, भले हम किसी रीजन की वजह से हम यहाँ पे आ गए हैं, बट हमारा संस्कार ये था, हमारे कहते हैं ये काम करने का तरीका ये था, गांव में इस तरह की समस्या है, फिर बच्चा उस तरह की समस्या को और ज़्यादा ठीक करने की बात करता है, आगे डेवलप होता है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया था कि प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं बच्चे सही से। तो इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है हमारे गवर्नमेंट का, क्योंकि वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अभी तक इतने साल हमारा देश का आज़ाद हुआ हो गया, ठीक है, और अभी तक हमारे हर एक स्कूल का बिल्डिंग तक नहीं बन पाया। मतलब अभी तो सोचिए कि अभी नए वैकेंसी के अकॉर्डिंग टीचर पहुंच गए हैं, बट स्कूल ही नहीं है, कहाँ पे पढ़ाएंगे बच्चा को। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ये रूल लागू हो गया था कि हर बच्चे को स्कूल जाना है, सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, उसमें मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट बंद हो गया था, है ना। बट लेकिन बच्चा जब पहुंचा स्कूल में तो उनको बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं है, मतलब टीचर भी हैं, बच्चे हैं, या फिर टीचर नहीं है उस सब्जेक्ट के, तो बच्चा को आप सिर्फ स्कूल में ले जाते हैं, ठीक है, ले जा रहे हैं, फिर क्या पढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा तो है कि वो प्राइवेट में किसी तरह जाके पढ़ रहे हैं। तो पहले तो आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है, और ये लोगों से नहीं होगा, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, है ना, दोनों को। ठीक। हाँ, मतलब बेसिकली ज्यादातर गवर्नमेंट को, क्योंकि बिल्डिंग लोग कैसे बनाएंगे। नहीं, लोग में दिक्कत क्या होता है, कई बार अगर आप स्कूल में जाते हैं और टीचर को बोलते हैं कि आप पढ़ाइए, तो वो कई बार फंसा देते हैं कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, या फिर आप मेरे ऊपर प्रेशर डालने में कौन होते हैं। तो जब गवर्नमेंट का जो रूल्स रहेगा उस तरह का, तो वो खुद डरे हुए रहेंगे। सही तो बात उस टाइम जो है पब्लिक कुछ कर सकती है, लेकिन जब रूल्स वैसा रहेगा ही नहीं तो पब्लिक क्या बोलेगी। क्या बोलेगी, सही बात है। वो तो उनको तो ये घमंड है कि अब तो गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं, तो मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, कोई सरकारी उस तरह का रूल्स नहीं है, तो मेरा कौन क्या कर लेगा। तो ये भी एक चीज होता है। तो जब रूल्स का रहेगा डर, तो ऑब्वियसली वो पढ़ाएंगे। हाँ, तो बेसिकली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहेगा, और गवर्नमेंट को बाकी चीज़ों के अलावा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, इसको ठीक करने की कोशिश करने पे। क्योंकि सबसे पहला तो हमारे पास एक सही बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिल्डिंग है, फिर उसमें टीचर का होना ज़रूरी है, और संसाधन का भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले कि अगर एक सेल को समझना है, उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो उस बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, तभी उनके उसके लिए फिर माइक्रोस्कोप चाहिए, स्लाइड चाहिए, यानी जो उससे रिलेटेड चीज़ है स्टैंडिंग करने के लिए भी होने की जरूरत है, जिससे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागेगा पढ़ाई के प्रति। क्योंकि बच्चे के अंदर ना इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि थ्योरिकल बात पढ़ के वो बोर हो जाते हैं। अब जैसे अभी हम लोग बात करें कि हिस्ट्री का चैप्टर ले उठाए और बच्चा को पढ़ाना शुरू करे कि ये इस समय लड़ाई हुआ था, ये हुआ था, बच्चा भी सो जाता है सुनते सुनते, है ना। हम सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं करें, ऐसे हर सब्जेक्ट नॉलेज। यहाँ तक कि अब तो कई बार देखते हैं कि साइंस को भी इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चा बोर हो रहा है ना, क्योंकि अब जबकि साइंस जो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, वहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर प्रैक्टिकल कराते हैं तो बच्चा उस थ्योरी को भी इंटरेस्ट के साथ सुनता है, क्योंकि उनको और वो देखेगा करना है। जो वो थ्योरी में देखा है उसको वो होते हुए जब देखेगा, पढ़ा है जो थ्योरी में, जब उसको वो होते हुए देखेगा तो वो रियली अमेज्ड होगा। वो उसको बहुत लंबे समय तक बाकी सब्जेक्ट में भी बाकी चीजों को वो और ज्यादा डीपली समझ पाएगा। लेकिन बच्चा याद तो कर लिया, कभी होते हुए दिखा ही नहीं। अब इसी चक्कर में वो याद भी नहीं रहता है, वो बात बोलता है अरे छोड़ो हटाओ, क्या ही बस उसके दिमाग में एक बात है कि नहीं, मैट्रिक में मेरा एग्जाम होगा, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, बस इसीलिए वो रटे जा रहा है। कभी वो उसके रियल कंटेंट को वो समझाए नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई थ्योरी पढ़ रहा है कि एटम के अंदर एक मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इससे क्या होता है, तो इस बात को विश्वास कैसे करेगा। हमें लगता है कि टीचर गलत बोल रहा है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ नौकरशाही तो पैदा होते हैं, लेकिन कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं लेता है। ठीक है, तो क्योंकि उसको उस तरह से चीज पढ़ाई नहीं गया कि वो कुछ नया सोच सके। वो पढ़ा किस लिए है, क्योंकि उसको नौकरी हो। तो नौकर तो पैदा हो रहा है, लेकिन कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में जो कमी है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है, नया एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, इस पे बात तो हम लोग अभी फिलहाल नहीं करेंगे। बट सबसे बड़ी बात हमें है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है उन पे हम लोग मेन बात करेंगे। ठीक है, नया एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, इस पर ज़्यादा हम लोग नहीं डीप जाएंगे। बट ये जरूर जाएंगे, इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ाया जाए। ठीक है, हमें वैसे पढ़ाई की व्यवस्था कराया जाए जैसे समझ में आए। ठीक है, तो व्यवस्था पे जरूर बात करेंगे हम लोग। तो आप अभी के व्यवस्था में और कौन कौन सी चीज आपको लगती है कमी है? जी बिल्कुल, मेरा ये बात पहले भी बहुत हो चुका है इस पर, और मेरा बस इसको हम समराइज फॉर्म में बताना चाहते हैं। जस्ट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, इसमें गवर्नमेंट कहाँ तक योगदान दे सकता है इसको ठीक हम करने जैसे
बोलिए। स्टार्ट करें। जैसे हम बात करें कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो रिसोर्सेज है गवर्नमेंट को वो उपलब्ध कराना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर वगैरह या 3D मॉडल जहाँ तक हो सके इस सब का यूजेज बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात रिसोर्सेज, हमें बेंच वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरा होना चाहिए कि बच्चा कम से कम जो चाहिए उसको वो मिल सके और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। तो गवर्नमेंट इतना करे, साथ साथ टीचर पर कंट्रोल भी होना चाहिए, है कि नहीं। टीचर सही समय पे आए और क्लास रेगुलर ले। आज क्या है कि अभी जो हम देखें कि अभी जो टीचर की जो ज्वाइनिंग हुई है, टीचर काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी ऑब्वियसली बात है स्किल है उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं इतने कठोरता के बावजूद ही वो क्लास नहीं ले रहे हैं। तो ये समस्या जो है, आज टीचर्स भी है, बिल्डिंग भी है, हर कुछ है, लेकिन वही टीचर क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इस पर और भी काम करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी हम ऐसा नहीं है कि समस्या चीज में सुधार नहीं हुआ है, बहुत हद तक चीज बिहार में बहुत हद सुधरा तक है। सुधरी है। इसके लिए के पाठक जी का काफी धन्यवाद देना होगा कि उनके स्ट्रिक्टनेस की वजह से चीज में काफी बदलाव और सुधार हुआ है। ठीक है, और हमें आशावान होना चाहिए कि चीजें समय के साथ और बदलेगी। बदलेगी, सही बात है। तो देखिए अभी हम बात करें, गवर्नमेंट तो काम कर रही है इस पे, हाँ भले स्लो ही चल रहा है बट काम तो कर रहा है। बिल्कुल। बट सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा कमी है इस चीज में कि पेरेंट्स सरकारी स्कूल में विश्वास नहीं है उनको इस पे, है ना। तो सुधीर जी आपका पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमें वैसा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे पेरेंट्स को विश्वास हो गवर्नमेंट स्कूल पे और वो भेजें, है ना। क्योंकि कहीं भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, इसका रीजन ये भी है कि पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी बिना बात का ये टैक्स, ये पैसा ये करके बहुत सारा ले रहा है। हम भी अपने अपने छोटी बहन को पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी लगता है कि अरे ये क्या बेकार का है, ये बेकार का है ना। तो एक सरकारी स्कूल में फ्री में एजुकेशन तो मिल रहा है बट हम विश्वास नहीं कर पा रहे उस पर, क्योंकि पहले का जो इतिहास रहा है उस चक्कर में विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि विश्वास, लोगों को उस पर विश्वास बढ़े सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाई करने के लिए। जी, ऑब्वियस सी बात है कि जैसा हमारा पुराना सिस्टम रहा है, ठीक है, उस हिसाब से पेरेंट जो हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, उनको विश्वास नहीं होता। तो सरकार को अभी ज़रूरत है कि मतलब नए इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं, ठीक है। और जो हमारी जो पहली बात कि हमारी जो मतलब एक बेसिक जो स्कूल में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या जो भी नई नई टेक्नोलॉजी वाली जो भी चीज़ें हैं उनको स्थापित करें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि अभिभावक जो है उनको देखें और वो अपने प्रेरित हों अपने बच्चों को भेजने के लिए, ठीक है। चूँकि अगर बात करें मेरे टाइम में, तो उस टाइम में जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम पे मेरे क्लासरूम में जो है ना बैठने तक के बेंच नहीं थे और ना ही पंखा था। तो अगर उस टाइम की बात करें तो मेरे पेरेंट जो है ना मजबूरी में उस टाइम पे भेजे थे। पर अगर वैसा अभी रहता, हालांकि अभी तो बहुत कुछ सुधार हुआ है, तो हमारे जो पेरेंट कभी नहीं भेजते। तो सरकार को ज़रूरत है कि एक बेसिक नीड जो है एक क्लासरूम में जो भी रहना चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर ढंग से हो, जिससे क्या होगा जो भी बच्चे के अभिभावक हैं वो उनको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा जाकर वहाँ पे पढ़ सकता है। और रही बात फ्री की, तो अब सही शिक्षा मतलब हाँ, उनको दिया जा रहा है, दिया जाए, इससे हाँ उनका विश्वास बढ़ेगा। हाँ हाँ। तो बेसिकली जब भी फ्री की बात होती है तो हम लोग जैसे ये सोचते हैं कि फ्री में मिलने वाला चीज़ अच्छा नहीं होता। लेकिन पहली हमारी मेंटेलिटी यही आती है, अगर उसी बात को आप पैसे दे के ले रहे हो ना, जितना जो चीज़ महंगा बिकता है हमें लगता है कि वो चीज़ उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपका कोई भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और उसका लाख रुपए महीने अगर है तो हमें लगता है कि उसमें कुछ ज़्यादा ही पढ़ाया जा रहा होगा, है ना। और अगर वही चीज़ें आपको सरकारी स्कूल में सेम बातें पढ़ाई जाएंगी तो आपको लगता है अरे ये तो कुछ ऐसे ही फालतू की बातें पढ़ा रहा है। इसका जवाब हम देना चाहेंगे। बोलिए। तो देखिए, ये जो आपका ये माइंडसेट जो बना हुआ है लोगों का, ये हर जगह सेम नहीं होता है। अगर हम बात करें एम्स दिल्ली की बात करें, जो एक मेडिकल फिलहाल निचले लेवल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा वही कहना है कि हर जगह सेम नहीं होता है। हाँ। अगर हम बात करें एम्स की तो उसकी फीस जो है मात्र 13,000 है बात सही है, लगभग, नहीं ठीक है। तो वहाँ पे तो वही सरकारी चीज फ्री में मिल रहा है, तो लोग किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की अगर बात करें तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, एम्स दिल्ली।
हालांकि शिक्षा तो वहाँ भी फ्री में दिया जा रहा है, तो वो शिक्षा तो उनको पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अपनी क्वालिटी को मैनेज किए हुए हैं। मेन यही ठीक बात है कि वो क्वालिटी और मैनेज वहाँ से निकलने वाले बच्चे का उतना परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन अब बात करें कि हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे क्यों नहीं कर पाते हैं लोग, वहाँ की फ्री वाले एजुकेशन को क्यों पसंद नहीं आता है? क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को मैनेज किए हुए नहीं है, उनकी क्वालिटी उस तरह का नहीं है, वहाँ का आउटकम उतना अच्छा नहीं आ पाता है। इसलिए बच्चे जो पेरेंट्स हैं उनको ये लग जाता है कि फ्री का चीज़ मतलब उतना अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार वो स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। वो अच्छा हो जाए ओबियसली भेजेंगे। हालांकि अब तो बहुत अच्छा कह सकते हैं कि कई सारे सरकारी स्कूल तो ओबियसली प्राइवेट स्कूल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन कुछ सरकारी स्कूल की जो टीचर की मानसिकता आज भी पिछली वाली बनी हुई है, तो टीचर को भी थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। ऑब्वियसली बात है, टीचर सुधार कर ले, गवर्नमेंट का रूल अच्छा होगा तो ये जो मानसिकता की फ्री की चीज़ें अच्छी नहीं होती वो जरूर बदलेगा। तो अभी तो हम जैसे हम बात कर रहे हैं इस चीज़ पे, सबसे पहली बात तो ये बात सही है कि जब हायर लेवल पे जब जाते हैं, आईआईटी की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, तब हमें गवर्नमेंट स्कूल चाहिए, है ना। मैं लोअर स्तर पे जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए। रीजन है इसका कि एक दाग लगा हुआ है इस पे, दो रीजन है। और इसको धोने के लिए गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, क्या करे ताकि हमारा विश्वास बने। क्योंकि अभी देखिए, एक हम अपनी बात बता रहे हैं कि मेरी भी बहन है ना, तो उसके हम अगर भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पे भले वो पढ़े नहीं पढ़े, बट लगता है कि हम अपनी बहन को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। बट जब बात हमें अपने लेवल पे आती है, देखिए रियलिटी की बात हम बता रहे हैं कि अगर हमको अगर बोले कि जाकर अपनी बहन को सरकारी स्कूल में लिखवा दो नाम, तो हमें अंदर से लगेगा कि नहीं, इसमें हम कमी रख रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना, तो नहीं भेजेंगे ऐसा। अब इस विश्वास बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्यों भेज रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन नहीं आता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ होते हैं। जैसे हम फैसिलिटीज खोलते हैं, जैसे एक मजदूर को बात करें और एक कोई कम, हाँ मान लेते कोई कॉर्पोरेशन में काम करे, एक अच्छा सैलरी है, काम करने वाले, अगर वो कहाँ जाएगा, एक ढाबा में जाएगा या होटल में जाएगा या एक अच्छा रेस्टोरेंट में जाएगा। सिंपल सी बात है कि वो अपनी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कहाँ जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा। एक मजदूर कहाँ जाएगा, ढाबा में जाएगा। और एक मिडिल क्लास कहाँ पे जाएगा, एक जो छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, जो ढाबा और जो 5 स्टार है उसके बीच का जो होगा वो अपने अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये भी मायने रखता है कि जो भी बच्चे भेज रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग भेज रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई हाई प्रोफाइल, अगर अपन सरकारी स्कूल में अगर जैसे अगर कोई हाई प्रोफाइल अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं तो उनको लगता है कि इससे मेरा सोशल स्टेटस खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर तो वो की बात करें, फिर तो एम्स भी तो सरकारी है, फिर वहां पे आपका नहीं, हम सरकारी स्कूल की बात करें, हम एम्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकारी स्कूल की बात करें तो सरकारी स्कूल में क्यों, क्योंकि सरकारी स्कूल लगता है कि उनका सोशल स्टेटस घट जाएगा। कोई क्या करे, इनका बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीज सबको पता है कि वहाँ पे अच्छा पढ़ाई नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इतने बड़े होके और अपने बच्चे को खराब स्कूल में भेज रहे हैं। ये एक सोशल माइंड सेट है, बात करें तो वो उनको अपना क्या करना है, सोशल स्टेटस को भी मैनेज करना है, ठीक है। भले उनकी शिक्षा सरकारी स्कूल से कम मिले, वो भी समझ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको मैनेज क्या करना है, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, उनको अपना सोशल स्टेटस देखना है। इसलिए वो बच्चे को अपने बड़े हाई प्रोफाइल स्कूल में भेजेंगे जहाँ की फीस हाई होगी। एजुकेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारा सरकारी स्कूल ऐसा है जिसकी अच्छा एजुकेशन प्राइवेट से भी बेहतर देती है, लेकिन फिर वैसे स्कूल में वो नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस घट जाएगा। तो इस पेरेंट के लिए तो एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्वैप करना है। आप जो भी बोले हैं आईआईटी और बच्चे इसलिए जाते हैं कि वो एक टफेस्ट एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हैं। तो वहाँ पे जो मेंटालिटी यह होता है कि यह नहीं कि सरकारी है, यहाँ पे मेंटालिटी यह आता है कि हम लाखों बच्चों को बीट करके आए हैं। तो यहाँ आप लोग को नहीं लग रहा है कि हम लोग को इसमें ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि आईआईटी या एम्स में वो बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल जो कि खुद सही है, वेल डिसिप्लिन है, एजुकेटेड है, और इस वजह से वहां पे जाके वो कम व्यवस्था भी है ना तो मेंटेन करके चल रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो बच्चा भी जा रहा है जिसको पढ़ना नहीं है, मतलब कि फालतू का काम बाहर में रोड पे बगवा रहा है, वो जा रहा है दूसरी जगह की वहाँ पे अनसेफ भी फील कर रहे हैं सरकारी स्कूल में बच्चा को भेज के। ठीक है, हम अगर अपनी बहन को भेज रहे हैं तो सबसे पहला डर हमें यही लगता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो बात की बात है। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में ये चीजें नहीं है। प्राइवेट स्कूल में क्या है, हमें पता है कि वो वहाँ पे है, सेफ है, क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी उसका डायरेक्टर लेगा,
है कि नहीं? जब तक हमारी बच्चे वहाँ तक है, जब तक मेरे घर पे नहीं पहुँच रही है, तब तक जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन सरकारी स्कूल में ये चीज़ें नहीं है। वहाँ पे कोई भी बच्चा जा रहा है, चाहे वो किसी तरह का है, एक सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन की कमी है गवर्नमेंट स्कूल में, जिस वजह से वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी सिस्टम सही से काम ही नहीं कर पा रहा है ना? सबसे बड़ी दूसरी बात ये है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा स्टूडेंट पहुँच रहे हैं, ठीक है, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि उनको सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा है ना? ओके। है ना? जैसे कि अगर प्राइवेट स्कूल में जाए तो वहाँ पे एक तो बच्चे स्टूडेंट जितना भी हैं उनको एक क्लास में बांट के रख दिया गया है, बांट के रख दिया हाँ, गया बिल्कुल स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो होता है वो उसको मेंटेन करके रखा। अब अगर एक सरकारी स्कूल में भी जाइए, 200 बच्चा एक लाइन में बैठा हुआ है, क्या पढ़ रहा होगा बच्चा? भले टीचर हम जाके वहाँ पे हम या कोई भी एक अच्छे से टीचर जाएंगे और बहुत अच्छे लेक्चर दे के आएंगे, बट आपको लगता है कि लास्ट कॉर्नर में बैठा बच्चा पढ़ ही रहा होगा? हम इस बात पे आएंगे। तो देखिए, अगर आप बात की सरकारी स्कूल की, कि अपनी बहन को या कोई भी हो, हाँ। बहन हो मेरे आसपास को क्यों नहीं भेजते क्यों नहीं हैं? तो भेजते? एक तो बता दें कि सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड आता है यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप किसी प्राइवेट में जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले गेट वाला जो होगा वो परमिशन देगा तब जाइएगा। आप जाइएगा सरकारी स्कूल में, आप खुद मेंटेन नहीं कीजिएगा, आप गमछा पहन के भी चले जाइएगा स्कूल में। अगर आपके बच्चों को कोई टीचर मार दिए बाई चांस, क्योंकि टीचर ही है, अगर बच्चा कोई हरकत कर रहा है जो जहाँ पे मानने योग्य है तो बच्चा मारेगा, तो आप क्या कीजिएगा, पूरे गाँव वाले जाके टीचर को भी पीट सकते हैं। और टीचर क्या करेंगे, जो बच्चे हैं, सॉरी जो पेरेंट्स है, वो पान गुटखा खाते हुए जाएंगे। यह सच्चाई है। लेकिन आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में चल जाइए, आपको मेंटेन करके जाना होगा। पेरेंट्स है तो अगर पीटीएम है तो आपको जाना होगा। यहाँ पे कितने पेरेंट्स है जो जाते हैं। उसके अलावा जो संसाधन के लिए बिल्डिंग्स आता है, ईटा आता है, उसमें क्या करते हैं गांव वाले, अपना घर जो है वो कर लेते। तो यहाँ पे लोग को काफी गांव को भी का नाम ही दूसरा नाम भ्रष्टाचार होता है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर बात करें बिहार में, तो अगर 10-15 साल पहले की बात कीजिएगा, जहाँ पे लड़कियों की शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, कोई लड़की जाती थी नहीं जाती थी। फिर क्या किए, सरकार साइकिल योजना लाई। उससे क्या हुआ, जो लड़कियां थी वो गई। तो उस तारीख में क्या था कि जो लड़कियां जा रही थी, जो लड़के थे वह क्या कि उनको परेशान करते थे। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स क्या किए, अपने बच्चों के साथ 1-2 दिन गए। या जो लड़की थी वो अपनी समस्या को बताई, तो उसके क्या किए, जो पेरेंट्स है वो जो लड़का था जो परेशान कर रहा था वो किया। तो यह भी होता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में सीधे बदलाव लाना चाहते हो, एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें धीरे धीरे आएगा। और इसके लिए दोनों सरकारी संस्था को भी और जो गांव वाले हैं उनको भी इसका ध्यान देना होगा कि जो पैसा वो सरकार का पैसा नहीं है, बल्कि हमारे टैक्स के पैसा से जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वो बनी हुई है। मतलब सबसे पहले तो हमें एजुकेशन को अगर ठीक करने चले तो पहले तो हमारे गांव के लोगों को पहले ठीक होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सारी चीजें व्यवस्था वगैरह तो बात की बात है। हाँ। पहले हमें ठीक होने की जरूरत है और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा स्कूल है। हम हाँ। सबको मिलके इसको सही तरीके से बिल्कुल। चलाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हाँ। है ना? जब तक ये मेंटेलिटी गांव के लोगों के अंदर नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कर सकता कोई गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर बिल्कुल। सकता है। और बिहार में सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है, क्योंकि बिहार में हमको लगता है कि सरकार ठीक हो जाएगा जब यहाँ के लोग ठीक होंगे। इससे हम आपको बताते हैं, अभी एक मेरा प्रोजेक्ट था कॉलेज का, हाँ। CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू हमको कुछ स्कूल में जाना पड़ा। तो हम देखे कि जो फॉरवर्ड क्लास जो होते हैं उनके आसपास कुछ स्कूल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ। हमने जो बागवानी था उसमें एक भी जो जंगल तो वो नहीं देखे। हमने सरसई विद्यालय किया, चकव्यास की, दोनों जो था वो विद्यालय, आप बोले कि बच्चे वहाँ पे बच्चियों को अलग किया गया। सिर्फ 10 के 2-3 ऐसे सेक्शन थे और हर सेक्शन में बच्चे फुल थे। तो हमने वहाँ पे देखा कि नहीं सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? टीचर तो है ही है, उसके साथ साथ वहाँ के जो ग्रामीण है वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो वहाँ का स्कूल का जो सचिव होता है वो भी इसके लिए होता है, क्योंकि उस पर भी तो आप पूरा तो टीचर नहीं है, सरकारी नहीं, सचिव क्या करता है, देख रेख करता है, क्या कमी है इस पर भी फोकस करता है। उसके अलावा एक ABS कॉलेज है जहाँ पे अभी जस्ट उसका पुनर्स्थापना दिवस था 15 जुलाई को, वहाँ भी गए। तो वहाँ के जो सचिव थे वो टीचर से रेगुलर बेसिस से बात किए, इसके साथ साथ बच्चों से भी बात किए, पूछे कि बच्चों का अब तुम्हारी समस्या क्या है, क्या टीचर अच्छे से क्लास ले रहे हैं। तो यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। उसके अलावा पेरेंट्स मीटिंग होते हैं, वहाँ पे बच्चे जाएँ, पेरेंट्स जाएँ, बच्चों पेरेंट्स कंप्लेन करके मेरे बच्चे नहीं है तो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में टीचर भी रिप्लाई देंगे कि आप अपने बच्चों को तो भेजिए तो पहले यहाँ। आपके बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आता है, आप क्या देख के बच्चों को भेज रहे हैं, आपका बच्चा होमवर्क करके नहीं आ रहा है। यही चीज़ अगर प्राइवेट में बोलेगा तो आप सुन के आइएगा, एक शब्द भी नहीं बोलिएगा। लेकिन यही अगर गवर्नमेंट टीचर बोले तो आप वहाँ पर सुना के आइएगा। तो यह सब भी मायने रखता है कि हम खुद में सुधार लाएं, रिसोर्सेस भी होती हैं। उसके अलावा अभी तो इतना ही चीज़ है, फिर आगे आगे तो क्वेश्चन के अनुसार। तो
बेसिकली हम लोगों को पहले तो सही बात है कि एजुकेशन सिस्टम में हम लोग गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं कि वो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को सही करना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो गलती है कहीं ना कहीं हम लोग की है ना, क्योंकि हम लोग उनको सही से लागू होने नहीं दे रहे, है ना। अगर हम लोग ये सारा चीज लागू अगर जिस दिन होने नहीं, दें, सबसे बड़ी बात है कि वो चोरी कर रहा है और हम देख रहे हैं। अगर उसको चोरी करते हुए अगर हम देख रहे हैं तो उससे ज्यादा दोषी कहीं हम हैं। हम हैं। क्योंकि वो गलती कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वो क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम भी तो क्या कर रहे हैं, ये हमारा काम ही नहीं है, ये उनका काम है। जब हम इस चीज को अपना समझ ही नहीं रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी शिक्षा को सही अच्छे बात, से देंगे। सही बात। अब गवर्नमेंट तो ये चीज हर को हमें स्कूल में जाके तो देखेगी नहीं। रिस्पांसिबिलिटी है, वो दूसरों को ठोक दे रहे हैं या सही बात। आपके बस हमको इससे कोई मतलब हाँ, नहीं हम है। अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, सीधी बात ये मेरा है। बच्चा तो नहीं जा सरकारी स्कूल में पढ़ने, मेरा बच्चा जा रहा है प्राइवेट में। सही बात है। मेन बात यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ के हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग को ये है कि अरे जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो गवर्नमेंट का है ना, हमेरा क्या जा रहा हाँ, ये हम अपना पल्ला गवर्नमेंट पे झाड़ देते गवर्नमेंट पे हैं। झाड़ देते हर बात। लेकिन एक बात ये है कि सुधार कभी भी एक तरफा कभी नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है। और देखिए एक और चीज है, अभी क्या है कि जो प्राइवेट लोग अपना स्कूल खोल ले रहे हैं, अगर उनको कोई कमी लग रहा है सरकारी स्कूल में तो आप उस कमी को खत्म कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम सर्विस के लिए क्या कर रहे हैं, एक एनजीओ ला रहे हैं या अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। अगर आपको वाकई में इम्प्रूवमेंट लाना है तो आप जो डीएम होते हैं वहाँ पे जाइए, उनसे एक लेटर ले लीजिए और आप 10 दिन स्कूल में काम कीजिए, उसको इम्प्रूवमेंट पे काम कीजिए। आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, समाज को सुधारना है या शिक्षा में काम करना है, और आप क्या कर रहे हैं, खुद का एक संस्था खोल रहे हैं जो और पैसा सही है। बिजनेस ये वो बेसिकली अभी एजुकेशन एक बिजनेस भी बना हुआ है ना। तो देखिए अगर आपको एक चीज ये भी मेरा है, अगर आपको कमी लग रहा है, ठीक है, और आप उस कैपेबल हैं कि आप कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं या आप वाकई में उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि एक स्कूल को चलाने के लिए सिर्फ शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, मैनेजमेंट होता है, बहुत सारा चीज़। तो अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अकाउंटेंट होता है, सरकार कितना पैसा आया कितना खर्च हुआ वो भी तो होता है ना। उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि जितना पैसा हमको मिल रहा है, क्योंकि अगर हम स्कूल की बात करते हैं यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन हाई स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात किया जाए तो वहाँ पे बच्चों से पैसा लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैसा हमको हर एक जो सेक्टर्स है या जो हर एक रिसोर्सेस है उससे हमको कितना पैसा आ रहा है, हम खर्च कितना कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि आप दिखा सकते हैं सरकार को कि हमारे पास जो है इनकम है, कितना सेविंग हो रहा है, और उस सेविंग से क्या कर सकते हैं, आप नया बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, नए नए रिसोर्सेस ला सकते हैं। तो यहाँ पे यह भी है कि आप दूसरों से भी फील्ड में जो एनजीओ है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो संस्थान खोलने से अच्छा है कि सरकार जो है, सरकार के पास जमीन है, बिल्डिंग्स है, अगर उसमें हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो मेरा कभी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसके पास सब चीज़ सुविधा है। बस वहाँ पे एक हेल्प चाहिए किसी पर्सन का, और वो आप निस्वार्थ करे। ये नहीं कि हमको अपना एनजीओ चलाना है या अपना बिजनेस को प्रमोट करना, उसके लिए नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हम सभी जो बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले तो हमारे सिस्टम को सही करने के लिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है ना। हम सभी जब तक नहीं समझेंगे कि ये स्कूल हमारा है, हमारे बच्चे इसमें पढ़ेंगे, और हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे गवर्नमेंट से आप कितना भी डिमांड कर लीजिए, गवर्नमेंट वहाँ से पैसा भेजेगी, आप खा जाएंगे या फिर आपके बगल वाले लोग खा जाएंगे। आप भी नहीं खाइए ना, बगल वाले को खाने दीजिए, और वो पैसा जिस चीज़ के लिए आया है वहाँ पे लागू होने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग कितना भी ब्लेम करते रहें, हर बात के लिए ब्लेम करना गवर्नमेंट को भी सही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट के भी कुछ कमियां हैं, बट धीरे धीरे उस पर आप जब जागरूक होइएगा, गवर्नमेंट काम करेगी। हमारा ही तो बनाया हुआ गवर्नमेंट है, नहीं करेगी हम हटा देंगे, है ना। तो डर गवर्नमेंट को तब बनेगा जब आप जागरूक होइएगा, है ना, आप जब खोजना शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप दूसरे के अंदर कमी देखने से पहले और दूसरे पे इंजाम लगाने से पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, फिर हर चीज़ सही हो जाता है। कहते हैं ना कि आप सुधरो जग सुधरेगा। ठीक है, तो खैर हम लोग तो बात करेंगे इस पे, और भी बात करते रहे तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी, बट फिलहाल कुछ समय के लिए हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे और फिर एक नई समस्या पे बात करेंगे। स्टूडेंट से रिलेटेड ही होंगी। आज का हमारा सारा जो डिस्कशन है वो स्टूडेंट से रिलेटेड हर एक समस्या पे हम लोग बात करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तब तक